हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में रेडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर में आगे देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इसमें का विद्युत रासायनिक सेल को दर्शाने की परिपाटी। अभी तक विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन सब के बारे में देखे हैं इस चैप्टर में। अभी देखना है कि कोई सा भी विद्युत रासायनिक सेल जो रहेगा उसको दर्शाने की परिपाटी या फिर उसको कैसे दर्शाया जाता है। तो जो विद्युत रासायनिक सेल रहता है उसको दो अर्ध सेलों को जोड़ करके बनाया जाता है। एक रहता है ऑक्सीकरण अर्ध सेल और दूसरा रहता है अपचयन अर्ध सेल। तो जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और अपचयन अर्ध सेल में अपचयन की क्रिया होती है और उन दोनों सेल को लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है, तब जाकर के एक कंप्लीट विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो दो अर्ध सेल हैं उनको लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है, तब जो विद्युत रासायनिक सेल बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा, उसको कैसे दर्शाएंगे उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल में एक विद्युत रासायनिक सेल के रूप में उसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं डेनियल सेल को। तो जो डेनियल सेल है उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है, जो कि एक एनोड का काम करता है, और जो कॉपर का है इलेक्ट्रोड कापर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है तो कैथोड का काम करता है। तो जो जिंक और जिंक सल्फेट वाला एक सेल है, एक बीकर है, वो क्या करेगा, एनोड का काम करेगा और वहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। और दूसरा जो कॉपर और कॉपर सल्फेट का विलयन है वो क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा और वहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है। जब दोनों सेल को लवण सेतु के द्वारा जोड़ेंगे तो वहाँ पे एक डेनियल सेल जो कि एक विद्युत रासायनिक सेल है उसका निर्माण होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले बताया गया है कि जो भी अर्ध सेल होगा, जैसे कि जिंक और जिंक सल्फेट का बीकर एक अर्ध सेल कहलाएगा और कॉपर सल्फेट का बीकर एक अर्ध सेल कहलाएगा। तो यहाँ पे जिस अर्ध सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर माने कि बाईं ओर उसको लिखेंगे जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और जिसमें जो एनोड है उसको क्या करेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर क्या रहेगा, एनोड रहेगा, और जो राइट हैंड साइड की ओर कैथोड रहेगा। तो जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखेंगे और जिसमें अपचयन होगा उसको राइट हैंड साइड लिखा जाता है। उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है, जो एनोड और कैथोड का काम करता है, उसको दर्शाएंगे तो वहाँ पे ठोस रूप में छोटा सा एच वहाँ पे लिखते हैं एनोड या कैथोड को दर्शाने के लिए, क्योंकि वह ठोस रूप में रहता है तो वहाँ पे सॉलिड के लिए छोटा सा एच डाला जाता है। और जो अगर उसमें संकेत इस प्रकार से स्लैश करके दर्शाने के लिए, माने कि ठोस अवस्था और विलयन अवस्था को अलग अलग दर्शाने के लिए दोनों के बीच में स्लैश लगाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो इंटरफेस है या फिर लवण सेतु को दर्शाने के लिए दो ठो तीर का निशान, ऐसी दो ठो खड़ी लकीर उसमें लगाते हैं। इन सब को लगाने के बाद वहाँ पे जो विद्युत रासायनिक सेल का दर्शाने की विधि पूरा होती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो डेनियल सेल है जिसमें जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड रहता है, तो यहाँ पे जो जिंक है, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। तो जिंक, जब जिंक सल्फेट दो भाग में टूटेगा तो जिंक 2+ आयन बनाएगा और सल्फेट 2- आयन। तो जो जिंक 2+ आयन के रूप में एक्वा सॉल्यूशन या फिर विलयन में रहता है, इसलिए इसको AQ करके लिखे हैं। और जो जिंक सल्फेट विलयन रहता है उसकी मोलरता का मान या सांद्रता बोल सकते हैं 1.0 मोलर रहता है, माने 1 मोलर जिंक सल्फेट का विलयन वहाँ पे यूज होता है। और इस जो विलयन है उसमें जिंक का छड़ डूबा हुआ रहता है ठोस रूप में, इसलिए इसको
प्रकार से दर्शाए हैं। तो यह जिंक की छड़ के लिए है ठोस, फिर यह जो स्लेश है इस ठोस और विलयन को अलग करने के लिए बताया गया है। उसके बाद ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन का एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें जिंक सल्फेट घुला हुआ रहता है। उसके बाद ये जो है दो जो लकीर दिख रहा है यहाँ पे ये है लवण सेतु को दर्शाएगा जो एनोड और कैथोड को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट का विलयन जलीय विलयन के रूप में रहेगा एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, और वहाँ पे कॉपर 2+ आयन के रूप में रहता है। और जो कॉपर सल्फेट का विलयन रहेगा उसकी भी सांद्रता यहाँ 1 मोलर रहेगी। अब इसमें भी ये जो स्लेश है ये भी क्या करेगा, जो कॉपर का छड़ रहता है ठोस रूप में उसको अलग करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो कॉपर की छड़ है ठोस रूप में कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है, इसलिए यहाँ पे स्लेश करके कॉपर को ठोस रूप में लिखे हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एनोड अर्ध सेल का प्रदर्शन, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, कैथोड अर्ध सेल का प्रदर्शन। अगर पूरा को देखते हैं एक साथ लवण सेतु को मिला करके, क्योंकि यही लवण सेतु इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये जो पूरा एक सेल है, सेल अभिक्रिया बनी हुई है, ये कहलाएगा एक विद्युत रासायनिक सेल का सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की संपूर्ण विधि। इसमें जो जिंक है ये एनोड का काम करेगा और उस पर ऋण आवेश पाया जाता है, और जो इधर कॉपर सल्फेट वाला जो बीकर है जिसमें कॉपर की छड़ डूबी रहती है वो कैथोड का काम करता है और उस पर धन आवेश पाया जाता है। तो यह हो गया विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ पे डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें जिंक और कॉपर की छड़ पाई जाती है। यह हो गया। अब अगर हम लोग किसी भी सेल को मानक अवस्था में दर्शाते हैं, माने मानक अवस्था का मान क्या है, अगर केवल E लिखेंगे तो E का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, और E0 लिखेंगे तो उसका मतलब है मानक विद्युत वाहक बल या मानक विद्युत वाहक विभव। तो जो E सेल है यहाँ पे अगर E सेल लिखा रहता है उसका मतलब है किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के लिए विद्युत वाहक बल का मान, अगर इसमें हम लोग E और 0 लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मानक अवस्था में विद्युत वाहक बल। मानक सेल किसको बोलेंगे, जिसकी जो सांद्रता है 1 मोलर रहेगा वह विलयन क्या कहलाएगा, मानक विलयन, और जिसकी नार्मलता और सांद्रता हमको पता रहेगी पहले से कितना है करके वह भी मानक विलयन कहलाएगा। तो यहाँ पे मानक विलयन के लिए देखेंगे तो जो ई सेल जितना भी लिखाएगा सबके ऊपर में 0 लगा रहेगा, वह मानक अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी सेल के लिए अगर हम लोग मानक विद्युत वाहक बल का समीकरण देखेंगे तो ये हो जाएगा E0 सेल इक्वल टू E0 RHS माइनस E0 LHS। यहाँ पे RHS का मतलब है राइट हैंड साइड और जो LHS है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड की तरफ इस सेल में देखेंगे ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है इधर कैथोड आ रहा है और जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर एनोड आएगा। तो जो राइट हैंड साइड जो भी रहेगा उसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, E0 कैथोड भी लिख सकते हैं। फिर माइनस है तो माइनस को लगाएंगे और इधर एनोड है इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो इसके जगह में E0 एनोड भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इस समीकरण से तो क्या पता चलेगा कि जो जिंक है पहले ठोस रूप में था, फिर इसमें ऑक्सीकरण हुआ और ये ऑक्सीकृत होकर के क्या बना गया, जिंक 2+ आयन के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो जो एनोड लिखा हुआ है यहाँ पे उसको हम लोग E0 ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं कॉपर में, तो जो कॉपर 2+ आयन था इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ और ये अपचयित होकर के यहाँ से
कॉपर ठोस के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, तो जो कैथोड लिखा हुआ है यहाँ पे E0 कैथोड, इसके नीचे E0 अपचयन भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों समीकरण किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के मानक विद्युत वाहक बल के लिए लिखा जा सकता है। ये भी सही है, ये भी और ये भी, ये तीनों प्रकार से किसी भी प्रकार से उसको लिख सकते हैं। अगर इस सेल के लिए रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में, तो लेफ्ट हैंड साइड माने इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो अभिक्रिया है उसको देखते हैं पहले। तो जो जिंक है ये सॉलिड रूप में रहेगा, ठोस रूप में रहता है, तो जिंक को पहले ठोस के रूप में लिखे हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा, जब रेडॉक्स अभिक्रिया शुरू होगी तो जिंक में ऑक्सीकरण का क्रिया होता है। तो ये जो जिंक है ठोस रूप में है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा और जिंक 2+ आयन के रूप में बन जाता है। तो इस प्रकार से बीकर रहेगा, इसमें जिंक सल्फेट डूबा रहेगा और इसमें जिंक की छड़ डूबी रहेगी। तो ये जो जिंक है इस प्रकार छड़ के रूप में रहेगा और विलयन में जिंक सल्फेट रहेगा। तो ये जिंक में जब ऑक्सीकरण होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के जिंक 2+ आयन के रूप में आ जाता है। तो ये जो जिंक 2+ आयन यहाँ पे बनेगा ये इस विलयन में आकर के घुल जाता है, इस विलयन में घुल जाएगा। तो घुलेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन या जलीय विलयन बन जाता है। तो ये हो गया इसके लिए ऑक्सीकरण का क्रिया, जो किसमें होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले अर्ध सेल में होता है। अब इधर का देख लेते हैं राइट हैंड साइड वाले सेल का। तो जो राइट हैंड साइड वाला सेल है उसमें जो कॉपर सल्फेट का विलयन इस प्रकार से, इसमें भी एक बीकर रहेगा और इसमें ये जो कॉपर की छड़ है डूबी रहेगी और यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का विलयन है भरा रहता है। तो कॉपर इसमें जो 2+ आयन के रूप में पाया जा रहा था वो क्या करेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है इसी इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर ग्रहण कर लेता है, इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ग्रहण करेगा। 2+ आयन के रूप में था पहले जलीय विलयन में, अब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, फिर कॉपर ठोस रूप में जमा होने लगता है। तो ठोस रूप में जमा होगा इसलिए यहाँ पे S लिखा है और पहले जलीय विलयन के रूप में था इसलिए यहाँ पे AQ लिखा है। तो इसमें देख रहे हैं कि अपचयन की क्रिया हो रही है इसमें कैथोड वाले अर्ध सेल में। तो इसमें होगा ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया, इसमें होगा अपचयन अर्धाभिक्रिया और दोनों के बीच ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको संपर्क में लाने का काम कौन करेगा, ये जो लवण सेतु दोनों के बीच में जुड़ा रहता है वो उसका काम करता है। अगर इस दोनों अभिक्रिया को जोड़ देंगे तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ उपयोग हो गया था तो इसको काट देते हैं, दोनों साइड है तो कट जाएगा। अब यहाँ का जो ZnS प्लस ये क्या हो जाएगा Cu2 प्लस AQ और इधर क्या बचेगा Cu सॉलिड के रूप में प्लस Zn2 प्लस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में रहेगा। तो ये पूरा अर्ध अभिक्रिया का प्रदर्शन है जो कि डेनियल सेल के लिए लागू होता है। अब इसमें अगर किसी भी सेल के लिए E0 सेल का मान पता होगा, जैसे कि यहाँ पे जो E0 सेल है किसी भी सेल के लिए अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमको क्या पता चलेगा, E0 राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, इसमें कैथोड के लिए। तो जो कॉपर के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कहाँ से पता चलेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। और लेफ्ट हैंड साइड में किसके लिए आएगा, एनोड के लिए, जिंक के लिए। तो यहाँ पे जिंक के मानक विद्युत वाहक बल का मान भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता चलेगा। इन दोनों मान को यहाँ पे जब रखेंगे और इसको हल करेंगे तो यहाँ पे इस सेल के लिए मानक विद्युत वाहक बल का मान निकलता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो E0 RHS है
किसके लिए? कॉपर के लिए। तो ये कितना रहता है? 0.34 वोल्ट। ये रहता है 0.34 वोल्ट। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर LHS माने कि जिंक के लिए जब देखेंगे मानक विद्युत वाहक बल का मान, तो ये रहता है -0.76 वोल्ट। ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट। तो ये जो वोल्ट है विद्युत वाहक बल की इकाई है। अब इसको हल करेंगे क्या निकालने के लिए? E0 सेल के लिए। तो ये हो जाएगा E0 सेल बराबर, ये जो दो ठो माइनस है, माइनस एक ब्रैकेट के अंदर है एक बाहर है, इन दोनों को यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा? इस वाले मान में इस वाले मान को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 6 4 10 का 0 1, 7 3 10 1 11 और ये 0 0 है तो 0। अब दो संख्या के बाद दशमलव लगा है दोनों में, तो यहाँ से दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो इसका मान क्या आ जाएगा? डेनियल सेल के लिए मानक विद्युत वाहक बल का मान 1.10 वोल्ट यहाँ पे आता है। तो इस प्रकार से किसी भी सेल के लिए मानक विद्युत वाहक बल का मान निकाला जाता है। अब यहाँ पे जो मानक विद्युत वाहक बल अपचयन क्रियाओं से संबंधित विभव को ही कहा जाता है। जो IUPAC नामकरण है, जो नामकरण में पढ़ा जाता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो मानक विद्युत वाहक बल है केवल अपचयन अभिक्रियाओं से ही संबंधित रहता है। तो कहीं भी किसी भी पदार्थ का क्या निकालेंगे? मानक विद्युत वाहक बल का जब मान निकालते हैं तो उसको हमेशा अपचयन विभव के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण के लिए अगर इसका मान -0.34 है तो जब उसको अपचयन के रूप में लिखेंगे तो जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। किसी भी सेल का मान अगर क्या दिया हुआ है? ऑक्सीकरण विभव के रूप में दिया हुआ है, तो जब उसको हल करेंगे तो उसको पहले अपचयन विद्युत वाहक बल के रूप में परिवर्तित करना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ऑक्सीकरण के लिए 0.34, अगर इसी को दिया रहता -0.34 तो इसको अपचयन विभव के रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा +0.34। ये IUPAC के अनुसार इसको दिया गया था इस नियम को। उसके बाद आगे देखते हैं नर्नस्ट समीकरण। तो सांद्रता और ताप पर विद्युत वाहक बल की निर्भरता, माने जो विद्युत वाहक बल है ई सेल है किसी भी इलेक्ट्रोड का, उसके लिए सांद्रता और ताप दोनों पर विद्युत वाहक बल की निर्भरता को समझाने के लिए नर्नस्ट ने एक समीकरण दिया था जिसको बोला जाता है नर्नस्ट समीकरण। तो जो किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता 1 मोल तथा ताप 298 केल्विन टेम्परेचर में रहता है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? मानक अवस्था कहा जाता है। माने कि मानक विद्युत वाहक बल के लिए अगर मानक अवस्था देखेंगे तो उस स्थिति में किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन का सांद्रता 1 मोल होना चाहिए और उसका जो टेम्परेचर है 298 केल्विन रहता है, तभी वह स्थिति मानक स्थिति कहलाएगी। लेकिन कुछ जो विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत अपघट्य विलयन का सांद्रण है हमेशा स्थिर नहीं रहता है तथा जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वह सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि हर समय मानक अवस्था में कोई भी विद्युत अपघट्य नहीं पाया जाता, तो उसका जो विद्युत वाहक बल का मान है वह सांद्रता और ताप पर निर्भर करेगा। इसलिए जो
जो एकल इलेक्ट्रोड है, एकल इलेक्ट्रोड माने कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल या फिर अपचयन अर्ध सेल का अलग अलग देखेंगे दोनों का इलेक्ट्रोड को, तो क्या कहलाएगा? एकल इलेक्ट्रोड। तो एकल इलेक्ट्रोड के लिए नामनष्ट समीकरण को दिया गया और इसमें अपचयन अर्ध सेल के लिए नामनष्ट समीकरण को सबसे पहले बताया गया। तो अगर अपचयन अर्ध सेल के लिए ई सेल निकालेंगे तो यहाँ पे नामनष्ट समीकरण में ई सेल के जगह में हम लोग अपचयन के लिए निकाल रहे हैं, तो ई सेल की जगह में आ जाएगा ई रिडक्शन, आर डी का मतलब है रिडक्शन। तो ये है ई रिडक्शन माने कि अपचयन अर्ध सेल का विद्युत वाहक बल बराबर ये नामनष्ट समीकरण में इतना सब आता है। ई जीरो सेल माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन, यह है रिड्यूस्ड स्पीसीज और यह है ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। तो ई रिडक्शन का मतलब है कि किसी भी अपचयन अर्ध सेल का विद्युत वाहक बल, और ई जीरो रिडक्शन का मतलब है मानक अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे जीरो आया है तो मानक अवस्था में किसी भी सेल का अपचयन अर्ध सेल का विद्युत वाहक बल माइनस आर है गैस स्थिरांक, टी है टेम्परेचर, एन है मोलों की संख्या और एफ है फैराडे स्थिरांक। यहाँ पे एल एन लॉग के जगह में एल एन लिया गया है, इसको आगे हम लोग लॉग में चेंज करेंगे, ये आएगा एल एन। फिर आर एस का मतलब है रिड्यूस्ड स्पीसीज, माने कि जो अपचयित हो जाएगा उसको बोला जाता है रिड्यूस्ड स्पीसीज, और ओ एस का मतलब है ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, माने जिसका ऑक्सीकरण हो जाएगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। तो इन दोनों को बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा गया है इस प्रकार से, इसका मतलब है इन दोनों की सांद्रता को यहाँ पे लिया जाता है। अब यह हो गया नामनष्ट समीकरण। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीडेशन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड आ जाता है। अगर एक इसका उदाहरण देख लेते हैं कि एक अभिक्रिया है जो N प्लस के रूप में है, अब ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और N+ से सॉलिड वाले M में चेंज हो जाएगा। तो शुरू में N+ के रूप में था जो M है, उसके बाद N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, उसके बाद M सॉलिड रूप में आ गया है। तो यहाँ पे अगर इस समीकरण के लिए नामनष्ट समीकरण निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई रिडक्शन के जगह में केवल ई आएगा बराबर ई जीरो रिडक्शन के जगह में ई जीरो आएगा, क्योंकि ये पहले से एक रिडक्शन अभिक्रिया है, पहले ऑक्सीकृत अवस्था में था, फिर इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉलिड अवस्था में आया है, तो ये एक रिडक्शन अभिक्रिया है, इसलिए रिडक्शन को यहाँ पे हटा दिया गया। फिर ये आएगा माइनस आर टी अपन एन एफ एल एन, यहाँ तक सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो रिड्यूस्ड स्पीसीज है इसकी जगह में एम एस आना चाहिए, यहाँ पे एम एस इस प्रकार से रहना चाहिए, क्योंकि यही अपचयित पदार्थ है, इसमें रिड्यूस्ड स्पीसीज है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे एम एस रहेगा और नीचे में ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज की जगह में ये वाला रहेगा Mn+ और Aq, क्योंकि ये हमेशा जलीय विलयन में रहता है। तो ये जो है ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज है और ये रिड्यूस्ड स्पीसीज है। अब देखते हैं कि जो सॉलिड रूप में रहेगा M, इसकी सांद्रता को क्या माना जाता है? इकाई के बराबर मानेंगे, माने Ms बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसलिए इसके जगह में 1 केवल लिखा जाता है, क्योंकि उसकी सांद्रता को 1 मोलर या फिर इकाई मान लिया जाता है। अब यह हो जाएगा इस रूप में। अगर इसमें यहाँ पे जो माइनस चार्ज है, सॉरी ऋण आवेश है, यहाँ पे इस ऋण आवेश को अगर धन आवेश में चेंज करेंगे तो ये जो नीचे है बटा के रूप में ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा E बराबर E0, ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये सब सेम रहेगा RT/NF, फिर LN, और ये जो नीचे था बटा के रूप में ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ का माइनस प्लस में चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से
नर्नस्ट इक्वेशन को दिया गया था किसी भी अर्ध सेल की विद्युत वाहक बल के गणना के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग इसी समीकरण को आगे बढ़ाते हैं, इस नर्नस्ट इक्वेशन को अगर इधर आगे बढ़ाएंगे हो तो यहाँ से जो RT/NF है और यहाँ पे ln है, ln को अगर हम लोग लॉग में परिवर्तित करेंगे तो ln बराबर हो जाता है 2.303 log 10। तो ln की जगह हमें इस वाले मान को यहाँ पे पुट करना है, तो ये समीकरण हो जाएगा E बराबर E0 प्लस ये RT के जगह में 2.303 को यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 2.303 RT/ नीचे का NF और जो ln है यहाँ से log 10 में चेंज हो जाएगा, log 10 फिर m बचेगा mn प्लस AQ। तो इस प्रकार से log जब लिखेंगे तो ln हट जाएगा और यहाँ पे 2.303 का गुणा हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो R का मान गैस स्थिरांक का मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर का मान होता है 298 केल्विन। तो यहाँ पे जो R का मान है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर का मान है 298 केल्विन। इन सब का मान यहाँ पे रखेंगे इसमें R और T की जगह में। उसके बाद जो F है फैराडे, उसका मान होता है 96,500 कूलाम। तो यहाँ से R का मान, T का मान और F का मान पुट करते हैं इस समीकरण में, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.059। यहाँ से R, T, F और इसका इतने का मान क्या हो जाता है 0.0591। 1 को नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, 0.059। तो ये वाला समीकरण हो जाएगा E बराबर E0 प्लस ये 2.303 और RT का मान और F का मान, इतने को अगर हल करेंगे तो आएगा 0.059। तो ये होगा 0.059 और नीचे का ये n बचा है यहाँ पे और ये हो जाएगा log 10 और इधर वाला सेम रहेगा n प्लस AQ के रूप में। तो इस प्रकार से नर्नस्ट समीकरण को आगे हल कर सकते हैं किसी भी सेल के लिए। यहाँ पे ये जो किसके लिए था, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए था। अब जैन अर्ध सेल के लिए अगर हम लोग पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए नर्नस्ट इक्वेशन देखेंगे पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए, तो उसके लिए हो जाता है E बराबर E0 सेल प्लस 0.059/n log 10। और अगर डेनियल सेल के लिए देखेंगे जिसमें कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड में एनोड और कैथोड का काम करते हैं, तो वहाँ पे जो Cu2+ है ऊपर रहता है एक्वा सॉल्यूशन के रूप में और यहाँ पे Zn2+ है ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से डेनियल सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन आता है। अब यहाँ पे अगर E0 सेल का मान जो पहले निकाले थे 1.10 वोल्ट, इसको रखेंगे तो और हल करेंगे तो इसके लिए भी E का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है रेडॉक्स अभिक्रिया वाला। इसके बाद अगली क्लास में अगला पार्ट पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।